हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और यूनिट जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे कि जो भी फार्मूला है या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, एरिया हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है। सो दोज क्वांटिटीज़ which can be measured is called physical quantities। ठीक है, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। इसके एग्जांपल लिख लीजिए आप, जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब है। जैसे कि किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको देख के ये नहीं बता सकते कि उसको इतना थोड़ा गुस्सा आ रहा है या फिर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यानी कि उसको बस हम ऐसे फील कर सकते हैं कि ज़्यादा है या फिर कम है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हो गया एंगर, हंगर, कितनी भूख लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, थोड़ी भूख लग रही है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। बस कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि इतनी ज़्यादा भूख लग रही है हमें, तो पर उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो उन सबको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज which cannot be measured। जैसे स्कूल से आके आप बोलते होंगे कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाना लगा दो, पर उसको आप मेजर तो नहीं कर सकते ना कि कितनी भूख लग रही है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कि एंगर, हंगर, ठीक है, जैसे लव, ये सब, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई है फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अब हमको ये पता चलेगा कि लेंथ है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे? उसको मेजर करने के लिए हमारे पास होती है यूनिट्स। जैसे कि मीटर में आपने देखा होगा, आप कुछ बच्चे दौड़ भी लगाते होंगे, तो वो क्या करते हैं कि 100 मीटर की रेस है, उसमें जाते होंगे, प्राइज लिया होगा आपने बचपन में। तो वैसे ही लेंथ को हम कैसे नापेंगे? मीटर से। और एरिया है मीटर स्क्वायर, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब यूनिट होती है।
तो आप पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं यूनिट के बारे में। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है, ठीक है। जैसे ये एक स्केल है जैसे कि, ठीक है, या फिर आप इसको मान लीजिए एक रनिंग ट्रैक है, यहाँ पर बच्चे खड़े हैं दौड़ने के लिए, और ये है, इसको बता दिया है कि 100 मीटर का रेस चल रही है, यहाँ पर इसको क्रॉस करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 100 मीटर हमने कैसे मेजर किया, यहाँ पर एक यूनिट दी गई है हमारे पास, मीटर है, तो इसी से हमने मेजर करी है ना कि भाई ये 100 मीटर की इसकी लेंथ है इस ट्रैक की। देखिए यूनिट क्या होगी, यूनिट की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं आप, इट इज द बेस या फिर रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ any physical quantity is measured। जैसे कि एग्जाम्पल लेंथ है, उसको हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं हम इसको, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हैं, ओके। और जैसे कि टाइम है, टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड्स है, आवर, मिनट्स, इन सब में आप टाइम को मेजर करते हैं ना। और जो यूनिट होती है उसकी एक खास बात होनी चाहिए, जैसे कि पहला पॉइंट है कि एक तो सबको पता हो कि भाई मीटर में लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, सब जानते हो, एक तो सब जानते हो उस यूनिट को। और दूसरी खास बात ये होनी चाहिए कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये बोर्ड है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको ऐसे हाथ से मेजर करती हूँ, ये 1 2 3, ये 4 और ये 5, 5 से थोड़ा सा कम है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बोर्ड, इसको मैं लिख देती हूँ 5 हैंड्स, ठीक है। तो अगर कोई छोटा सा बच्चा आएगा, जैसे 5 साल का बच्चा है, तो वो अगर मेजर करेगा तो उसके तो छोटे छोटे हाथ होंगे, तो वो क्या करेगा, उसके 5 नहीं आएंगे, उसके ज़्यादा आएंगे। जैसे कि उसके मान लेते हैं हम कि 10 हैं, ये हो गया मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बड़े बच्चे हैं। और लेंथ ऑफ बोर्ड, एक छोटी बच्ची देख रही है, उसके आए जैसे कि 10, ठीक है। ये बच्ची हंस रही है, ये छोटी बच्ची है, उसका तो 10 हाथ आया है और मेरे जैसे 5 है। तो हम, कोई और पूछेगा कि भाई इस जो बोर्ड है इसकी लेंथ क्या है, मैं तो बोलूँगी कि 5 हाथ है, और जो छोटी बच्ची होगी वो क्या बोलेगी, 10 है। तो हम किसके मानेंगे, हम दोनों सही हैं, लेकिन एक इसमें क्या हुआ कि जो यूनिट है वो चेंज हो रही है, एक छोटी है और एक बड़ी है, तो हम ऐसे इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो चेंज होगी यूनिट उनको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए आपने यूनिट देख लिया था, ठीक है, यूनिट से हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लिया। अब देखते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू, इसमें एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट, जो नंबर लिखे होते हैं हमारे पास, और दूसरा क्या होता है, यूनिट।
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि 5 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 5 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है, ये नंबर है, और जो ये मीटर लिखा है ये है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, यहाँ पर 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, एक ये है मीटर, और जो सेंटीमीटर होती है वो छोटी यूनिट होती है। अब बड़ी यूनिट है मीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर है छोटी यूनिट। मीटर कैसी है, बड़ी, और सेंटीमीटर है छोटी यूनिट। तो छोटी यूनिट के साथ बड़ा नंबर आता है और बड़ी यूनिट के साथ छोटा नंबर आता है, ताकि ये बैलेंस रहे। ओके, यहाँ पर जो 5 है ये है n, और n मतलब कि नंबर, और m क्या है, मीटर, यूनिट है यहाँ पर, तो यूनिट को हम यहाँ लिखेंगे u से, n u। तो देखिए मेजर्ड वैल्यू को हम लिख सकते हैं n u से, और ये कांस्टेंट होता है इनका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जैसे कि आपको दिल्ली से और चंडीगढ़ का डिस्टेंस नापना है, ठीक है, तो इसको आप कैसे नापोगे, किलोमीटर के टर्म्स में नापोगे। जैसे कि ये है 500 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये तो आपने नाप लिया। और एक आपके पास वायर है पतला सा, उसका डायमीटर देखना है आपको कि भाई इसका डायमीटर क्या है। तो इसके लिए आप किलोमीटर यूनिट तो यूज़ नहीं करोगे, इसके लिए क्या यूज़ करोगे, छोटी यूनिट यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि mm, मिलीमीटर में, ठीक है, तो ऐसा है। और अर्थ है, जैसे ये अर्थ हो गई, पृथ्वी माता हमारी, और ये है सन। इनके बीच का डिस्टेंस आप मिलीमीटर में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, किलोमीटर में। तो इसके लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई हुई है कि छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए छोटी यूनिट है, बड़े डिस्टेंस को नापने के लिए बड़ी यूनिट है। और बड़ी यूनिट है तो उसका जो नंबर होगा वो छोटा होगा, और छोटी यूनिट के लिए बड़ा नंबर होगा, और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो आपने अभी क्या देखा था, फॉर अ डेफिनेट यूनिट, डेफिनेट क्वांटिटी, नॉट यूनिट, फॉर अ डेफिनेट क्वांटिटी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। वही एग्जांपल, जैसे 5 मीटर है और यहाँ पर 500 सेंटीमीटर, ये बात तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये नंबर है n1, इसको हम लेते हैं u1 इज इक्वल टू का साइन, ये 500, ये n2 है, और सेंटीमीटर यहाँ पर सेकेंड यूनिट यानी कि u2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर यूनिट बड़ी है तो नंबर कैसा होगा, छोटा, और यूनिट अगर छोटी है तो नंबर कैसा होगा उसके साथ, बड़ा। तो ये कैसा रिलेशन आया है, इनवर्स रिलेशन आया है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो इसके लिए अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, n u, ठीक है, ये ऐसे। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है।
इस बात का आप ध्यान रखना। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ सवाल। जैसे कि इस रिलेशन से आप एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ यूनिट becomes double, then the numerical value becomes half. और जैसे कि यूनिट है उसको जैसे हमने 100 टाइम्स बढ़ा दिया है, इफ यूनिट बिकम्स 100 टाइम्स, 100 टाइम्स ज़्यादा हो गई है यूनिट, तो जो उसका नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/100 टाइम्स। क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो आपको अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, सवाल। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा आपके पास, इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम्स 5 टाइम्स। ठीक है, जो लेंथ है उसकी यूनिट 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, तो यूनिट ऑफ एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लेंथ है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, जो एरिया होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो L² होता है ना, लेंथ का स्क्वायर एरिया। तो लेंथ अगर 5 टाइम्स बढ़ी है तो एरिया 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी एरिया की यूनिट। ठीक है, दूसरा है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या होगा, L³, तो यहाँ पर 5 का क्यूब, यानी कि जो वॉल्यूम की यूनिट है वो 125 टाइम्स बढ़ गई है। ये सब यूनिट की बात है। तीसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया विल बिकम। अब देखिए आपने यहाँ देखा है कि जो एरिया का यूनिट है वो 25 टाइम इंक्रीज हुआ है, यूनिट हो गई है 25 टाइम्स इंक्रीज। ओके, और आपको पता है यूनिट और न्यूमेरिकल, मैंने आपको अभी एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर यूनिट 100 टाइम्स हो जाती है तो फिर उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 1/100 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ देखिए जो एरिया है उसका यूनिट 25 टाइम्स हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1/25 टाइम्स। होप आपको समझ में आ गया होगा ये, तो इसको नोट कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर एक और पूछा जाता है, जैसे कि फोर्थ मान लेते हैं हम इसको, कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी पे क्या होगा। उसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, लेंथ कितने हुई थी, 5 टाइम्स। ओके, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और हमने देखा था जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, जो वॉल्यूम कैसी हो गई थी, वॉल्यूम की यूनिट 125 टाइम्स हो गई थी। यानी कि जो यहाँ पर डेंसिटी की यूनिट होगी वो, देखो मास तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, और वॉल्यूम क्या है, नीचे की तरफ है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ लिख दीजिए 125। ओके, तो जो डेंसिटी की यूनिट है, डेंसिटी की यूनिट वो क्या हो गई है, 1/125
टाइम्स हो गई है। और आपको पता है कि जो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू वे दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जो यूनिट है वो 125 टाइम्स है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू वो हो जाएगी आपके पास 125 टाइम्स, यानी कि यूनिट का उल्टा। यूनिट है 1/125 टाइम्स, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 125 टाइम्स आएगा, ठीक है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था लेंथ हो गई है 5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्यूम का देखा था, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई थी L3, L3 से 125 टाइम्स आ गया। और डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो यहाँ पर नीचे गिवन है ना, तो जो डेंसिटी की यूनिट है इसके लिए मास ऊपर रखा है, यहाँ पर मास तो कांस्टेंट है, मास की कोई बात नहीं हुई है। वॉल्यूम की बात हुई यहाँ पर, वॉल्यूम नीचे है तो यहाँ पर लिख देंगे 125 टाइम्स, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो 125 टाइम्स हो गई थी। उसके बाद जो डेंसिटी है उसकी यूनिट के लिए ये हो जाएगा 1/125 टाइम्स। और आपको पता है कि जो यूनिट है और नंबर जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल लिखते हैं क्या लिख नंबर, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर जो यूनिट है वो अगर 5 है तो नंबर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला इनका रिलेशन है, तो यूनिट है 1/125, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 125 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इसको आप नोट करो। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो। तो आपने कर लिया होगा ये सॉल्व, तो इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन बता रखा है इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ इज 2 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट एंड यूनिट ऑफ मास इज 10 kg, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इन न्यू यूनिट सिस्टम, ठीक है। जो फोर्स है वो बता रखा है कि 10 न्यूटन है। न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं 10 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको पता ही है जो फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा MA। M क्या है यहाँ पर मास, मास के लिए kg, और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में यहाँ पर क्या है सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करते हैं ना हम। तो जो यहाँ पर ये सेकेंड है ये ऊपर जाएगी, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पर मैंने यूनिट लिखी है। तो देखो आपको समझ में आ गया था ना, अभी मैंने आपको बताया कि जो 10 है न्यूटन को हमने कैसे लिखा kg मीटर और नीचे सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहले जो मास होता था उसको हम लेते थे 1, तो यहाँ पर पहले क्या गिवन है kg में है, मास को हम पहले लेते थे 1 kg, ठीक है। मास की यूनिट 1 kg थी पहले, और लेंथ के लिए हम लेते थे 1 मीटर, और जो टाइम है उसके लिए लेते थे 1 सेकेंड, सॉरी लेते भी हैं अभी भी, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है आपको कि जो मास है उसको आपको लेना है 10 kg, 1 kg नहीं लेना है, तो 10 kg ले लेते हैं, ठीक है। ये कितने टाइम्स हो गया 10 टाइम्स। अब लेंथ देखो, लेंथ हम 1 मीटर होता है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग
2 मीटर। 2 मीटर यानी कि ये 2 टाइम्स हो गई है। तीसरा बता रखा है टाइम। टाइम में बता रखा है आपको 1 मिनट है। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होगी? 60 सेकंड्स, यानी कि ये 60 टाइम्स हो गई है। तो अब देखो यहाँ पर ये यूनिट हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर हम न्यू यूनिट में लिखें तो केजी में क्या आएगा यहाँ पर 10, ओके। मीटर में कितने टाइम्स हो गई है ये? 2 टाइम्स अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेकंड कितने टाइम्स है? 60, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखेंगे, 60 इंटू 60, इतने टाइम्स हो जाएगी न्यू सिस्टम में फोर्स की यूनिट। तो देखो यहाँ पर कट्टा पिट्टी करो, ये 30 आ जाएगा, ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास 1/180 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ है यूनिट। यूनिट कितने टाइम्स हो गई आपकी? 1/180 टाइम्स। 1/180 टाइम्स हो गई है आपकी यूनिट। और मैंने आपको ये बात कई बार बता दी अब कि जो यूनिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो दोनों इन्वर्सली होते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 180 टाइम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 180 टाइम्स लिख के खत्म, भाई ये आंसर आ गया हमारा, तो लेकिन ऐसे नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इन न्यू यूनिट सिस्टम। तो देखो पहले क्या था? पहले था 10 न्यूटन। उसके बाद न्यू सिस्टम में जब लेंथ, टाइम और मास का जो यूनिट है वो चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 180 टाइम्स, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1800 न्यूटन, ठीक है, न्यू सिस्टम में। नॉर्मल तो है यहाँ पर 10 न्यूटन, उसके बाद जो न्यू सिस्टम है उसमें 1800 न्यूटन हो जाएगा फोर्स की वैल्यू, ठीक है। इसको आप नोट करो, समझ में तो आ गया होगा आपको। तो देखो ये है यूनिट डायमेंशन, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, ठीक है। 1 mm क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फर्मी मीटर, 1 पिकोमीटर। ये सब आपको फिजिक्स में काम आएंगे, इसलिए मैंने ये कन्वर्जन लिख दिए हैं, इसको आप नोट करो। ये यूनिट डायमेंशन नहीं, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन है ये। जब आप छोटे थे, जब आप कुछ ऐसे रिश्तेदार आते थे ना शादी में कि भाई बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कोई पूछता कि 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, ये सब छोटे मोटे सवाल पूछा करते, पर ये हमको नहीं आते थे बचपन में। रिश्तेदार आके पहले क्या करता? 10 का पहाड़ा सुनता। 10 का तो वैसे कोई नहीं सुनता है, 18-19 का सुनते थे लगभग। तो देखो अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है, जैसे ये एक मोहल्ला है, ठीक है। यहाँ पर 2 लड़कियों की शादी हो गई है, वो बहू बन के यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इस लड़की को सारे काम आते हैं घर के, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ठीक है, साफ सफाई करना, सब कुछ आता है। और जो ये दूसरी लड़की है, इसको ना खाना बनाना आता है, ना साफ सफाई आती है इसको, ना झाड़ू, ना पोछा, ना कुछ भी नहीं आता, और ये लेट उठती है घर पे। ये सबसे जल्दी उठ जाती है, 4 बजे उठ जाती है। तो यहाँ इस मोहल्ले में आके इन दोनों की हो जाती है अच्छी दोस्ती, ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी।
और जो मोहल्ले के लोग होते हैं, ये सब मोहल्ले के लोग हैं, ये सब देखते रहते हैं इनको कि भाई ये दोनों तो बहुत बोले हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते, ये सब क्या करते हैं, इन दोनों की दोस्ती को जज करते हैं। आपको पता है कि जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो हमेशा ऐसे कुछ भी जज करते रहते हैं हमको, लेकिन हमको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई देखो इसको तो सारे काम आते हैं, इसको तो कुछ भी नहीं आते। तो इन दोनों में फ्रेंडशिप कैसे हो गई? इनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वैसे ये होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, यानी कि इनका कोई भी मतलब रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि सारी सारी से मास हो गए, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, मोल, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा होता है आपके बुक में, वो। तो ये सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका कोई भी ऐसे कनेक्शन नहीं होता है। इन सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन देखो यहाँ पर इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ये कहाँ रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रही है, ठीक है। तो मोहल्ला क्या हो गया हमारे पास, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी, ठीक है। ये इनका मोहल्ला है और ये सब बहु हैं, और इनमें बहुत सारे फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन सब में। मोहल्ले वाले जज करते रहते हैं इनको, ठीक है, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ये लोग सेम मोहल्ले में रहते हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ये बस एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। तो देखो फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन ये होगी, these quantities are independent of other base quantities, ठीक है। A quantity is considered as a fundamental quantity if it cannot be expressed in terms of other base quantities। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था कि एक मोहल्ला है ये, यहाँ पर 7 बहू हैं। एक सीरियल आया करता पहले, मिसेस कौशिक की 5 बहू हैं, तो आप 7 मान लो यहाँ पर, ठीक है। ये मोहल्ला है और यहाँ पर 7 बहू हैं, ये सभी फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो क्वालिटी इसके अंदर है वो किसी में नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे ये नहीं बता सकता कि इस बहू को बाकियों से ऐसे कंपेयर करना, ये बिल्कुल छोटी बात हो जाएगी कि भाई कंपेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। जो क्वालिटी इसमें है वो किसी में नहीं है, जो इसमें है वो किसी में नहीं है, यानी कि सब में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोहल्ला क्या था हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी वाला मोहल्ला है, और इसमें 7 बहुएं हैं, और 7 बहुओं का नाम क्या है, यहाँ पर मास है एक का, दूसरे का है लेंथ, एक का है टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो इन सबको आप नोट कीजिए।
और जो ये 7 है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इन सबको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको गिवन है लेंथ, ठीक है, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप है, तो इसमें आप क्या चेक करोगे? देखो लेंथ है और टाइम, आपको ये देखना होगा कि क्या लेंथ और टाइम से वेलोसिटी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ होगी। और टाइम के लिए टाइम ही यहाँ पर गिवन है, टाइम, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि लेंथ और टाइम से क्या वेलोसिटी बन सकती है। ये तो हो गया, चलो ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वेलोसिटी यहाँ पहले लिखी हो, जैसे आपको यहाँ लिखा ही होता कि वेलोसिटी टाइम लेंथ, ठीक है, ऐसे लिखी मैं जैसे आपको, तो ऐसे बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि वेलोसिटी और टाइम है, ठीक है, इन दोनों से क्या लेंथ निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। यहाँ से टाइम भी आ सकता है, ठीक है। टाइम कैसे आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये तीनों के तीनों क्या है? रिलेटेड है, ओके। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। दूसरा एक ग्रुप आपको गिवन है, जैसे कि एग्जांपल है मास, टाइम, लेंथ। अब देखो क्या आप मास और टाइम को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कैसे भी करके, मतलब जो भी, उनसे क्या आप लेंथ निकाल सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। ना ही आप टाइम और लेंथ से मास निकाल सकते हो, ना ही मास और लेंथ से टाइम निकाल सकते हो। तो ये सब क्या है? ये सारे इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या होंगे कि हाँ, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप। फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप है ये। एक फॉर्मूला है जैसे कि F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको लिखा होगा कि फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप है? तो इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि m इंटू ए। तो आप इसको आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज की बातें। अब चलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। डिराइव्ड फिजिकल quantities. So these are any other quantities, any other physical quantities which can be expressed in terms of fundamental physical quantities, ठीक है, इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि फोर्स, फोर्स किससे बना है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मास, लेंथ, टाइम, ये क्या हो गए? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये इससे फोर्स बन गया। तो फोर्स क्या हुआ हमारे पास? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे कि मोमेंटम, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो
उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बना है। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इसको समराइज कर देती हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल में कौन कौन से हैं? 7 हैं। क्या क्या नाम है उनका? 7 बहुओं का नाम क्या है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। ये सभी क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज में कौन कौन से आएंगी? ऑल रेस्ट क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा। तो आप इनको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला ऑप्शन आपके पास मास, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये तो रिलेटेड है। तो देखो, सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा फंडामेंटल है, ये देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और जो दूसरा होता है, कौन सा फंडामेंटल नहीं है, ये देखना आसान होता है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन देखो तो उसमें ये देखना है कि कौन सा फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? मास, एक्सेलरेशन और फोर्स। तो ये तो फंडामेंटल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। सेकंड है मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। अब देखो, मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या आता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस, मास, वेलोसिटी, फोर्स। अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि ये भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होगा फोर्स का एक फॉर्मूला होता है mv²/r। ये आप आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मास है, वेलोसिटी भी है। ठीक है, मास हो गया, वेलोसिटी हो गई, और आर ये क्या है? ये रेडियस है। तो रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस। तो ये फोर्स के फॉर्मूले में आ रहे हैं, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये भी फंडामेंटल ग्रुप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मास, टाइम एंड फोर्स। अब देखो, फोर्स है, फोर्स को क्या मास और टाइम को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, जमा घटा कुछ भी करके ऐसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है? फंडामेंटल ग्रुप है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट।
हमारे लिए तो यही सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसमें हम 3 पढ़ेंगे। पहला है CGS सिस्टम, ठीक है। दूसरा आपके पास FPS सिस्टम, और तीसरा आपके पास MKS सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो C है, C से क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक। G से हो जाएगा यहाँ पर ग्राम, और S से हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड। तो देखिए सेंटीमीटर है लेंथ की यूनिट, ग्राम है मास की यूनिट, और सेकेंड होती है टाइम की यूनिट, ठीक है। FPS में देखो यहाँ पर F होगा, P और S। F से हो जाएगा फुट, फुट लेंथ की यूनिट है। P से पाउंड, ये मास की हो गई, और S से सेकेंड, ये टाइम की यूनिट है। नेक्स्ट आपके पास MKS, M, K और S। M से हो जाएगा आपके पास मीटर, K से किलोग्राम, और S से सेकेंड, ठीक है। ये लेंथ, ये मास की यूनिट, और ये टाइम की यूनिट। अब देखो CGS हो, FPS हो या फिर MKS हो, इन सब में आपको एक कॉमन दिखा होगा कि जो टाइम है उसकी यूनिट हमेशा सेकेंड है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, तो इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब हम पढ़ते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें 7 होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेसिकली आप SI सिस्टम ऑफ यूनिट को आप बोल सकते हैं कि ये MKS सिस्टम ऑफ यूनिट का एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएंगी, जैसे मास है, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और एक है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसको, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए मास की जो बेस यूनिट है वो क्या होगी, किलोग्राम, ठीक है। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन। ये सब क्या है, बेस यूनिट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, बेस यूनिट। और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी की बेस यूनिट होती है कैंडेला। तो इनका सिंबल देखिए आप, किलोग्राम के लिए केजी, ये सिंबल है। लेंथ मीटर है, मीटर के लिए सिंबल होगा एम, स्मॉल एम।
सेकंड के लिए स्मॉल एस। अब देखिए जो केल्विन है ये एक साइंटिस्ट के नाम से है, तो इनके नाम के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल वाले, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में कैपिटल के, और एम्पियर के लिए कैपिटल ए, मोल के लिए MOL, यहाँ पर ई नहीं लगाते, और कैंडेला के लिए CD, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए। फिर देखते हैं दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी है। अब देखते हैं कि वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये दो होती है, एक प्लेन एंगल और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक है। अब देखिए प्लेन एंगल है, जैसे कि एक छोटा सा आर्क काट लिया है एक बड़े से सर्कल में से, ठीक है। यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, ये रेडियस है R और ये है आर्क लेंथ L, ओके। अब देखिए जैसे हम tan थीटा लिखते हैं, जैसे एक ट्राइंगल है ये और ये थीटा बन रहा है, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो हम देखो tan थीटा कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये तो आपको पता ही है आसानी से। तो वैसे ही इसको हम ध्यान में रखेंगे कि जो थीटा है यहाँ पर, थीटा क्या हो गया यहाँ पर एंगल, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू ये क्या है, इसको हम जैसे मान लेते हैं जैसे P है जैसे, ठीक है। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं P अपॉन B, तो जो यहाँ पर थीटा है इसको हम क्या लिखेंगे L अपॉन R, ठीक है। और यहाँ पर L क्या है, आर्क लेंथ है, और जो R है वो क्या है रेडियस। या तो आप इसको ऐसे याद रख लो tan थीटा के साथ, या फिर आप याद रखना ऐसे कि जो आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू R थीटा, R क्या हो गया रेडियस। आप ऐसे ध्यान रखो या फिर ऐसे ध्यान रखो, आपकी मर्जी है। और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है उसको कहते हैं रेडियन, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर एंगल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क लेंथ भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि इसकी यूनिट होगी मीटर और रेडियस की भी मीटर होगी, तो ये दोनों कट गए। तो इसमें जो प्लेन एंगल है वो क्या हो गया यूनिट लेस, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। और सॉलिड एंगल के लिए देखो, अब आप जो सॉलिड एंगल है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लो। जैसे सॉलिड एंगल है, इसकी जो यूनिट है वो होती है स्टेरेडियन। इसको देखो हम क्या लिखेंगे RAD से, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर जैसे कि एक आपने देखा होगा एक आइसक्रीम होती है, बचपन में आपने खाई होगी ना आइसक्रीम ऐसे, तो वहाँ पर जो ऐसे एक एंगल बनता है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई पार्ट है, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, इसको आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एंगल मिलेगा सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं ओमेगा, डिनोट करने के लिए ओमेगा लिख दिया इसको। इसका जो आर वेक्टर है वो ऐसे आएगा, यहाँ से देख रहे हैं ना ऐसे, ये सीधी लाइन आनी चाहिए इधर, ये आर वेक्टर है। इसका जो सरफेस एरिया होगा उसका एक वेक्टर एरिया वेक्टर आ गया यहाँ पर DS, ठीक है। ये एंगल बन गया थीटा, इसको मैं मैग्नीफाई यहाँ पर कर देते हैं ऐसे, ये आर वेक्टर है
ये एरिया वेक्टर आ गया। एंगल क्या बन गया यहाँ पर, थीटा। तो ये जो ds है इसको अगर हम r के साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ds cos थीटा। आप पहले इसको नोट करो, उसके बाद उसको अच्छे से समझाती हूँ मैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत समझ लो। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो ये एंगल बना है यहाँ पर, ये एरिया के लिए था ना, ये एंगल एरिया के लिए, और ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर डिस्टेंस के लिए, ठीक है, आर वेक्टर। अब देखो यहाँ पर एंगल है थीटा, तो जो ds है उसका r के साथ जो यहाँ पर कंपोनेंट देखेंगे तो इस साइड आएगा ds cos थीटा। ओके, ये एरिया है और ये एंगल क्या था, ओमेगा। तो ये ओमेगा निकालने के लिए डी ओमेगा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है आपके पास, ds cos थीटा अपॉन में नीचे क्या आएगा, एरिया आर स्क्वायर, ठीक है। जो ये लेंथ है ना, ये आर है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर भी एरिया है और नीचे भी एरिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो ऊपर भी मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे भी मीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। वो पीछे मैंने प्लेन एंगल के यूनिट लिख दिया था, वो गलत है। ये भी क्या होगा, डायमेंशनल लेस ही होगी, क्योंकि इसमें यूनिट तो होती है रेडियन। देखो प्लेन एंगल हमने क्या लिखा था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, ऐसे आपने याद किया था ना। देखो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिखेंगे, लेंथ के लिए यहाँ पर मीटर और जो रेडियस है उसके लिए भी मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल दोनों ही कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस। कोई आपसे पूछ ले कि जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है क्या उनकी यूनिट होती है, होती है। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की क्या होती है, स्टेरेडियन। तो इसको हम डिनोट करते हैं एस आर से, स्टेरेडियन को, और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है रेडियन उसको डिनोट करते हैं आर ए डी से, ठीक है। और ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं और इनके पास यूनिट होती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखना, इसको नोट करो। मैं फिर से बता देती हूँ, जो सॉलिड एंगल है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है। प्लेन एंगल को याद रखना बस आप, क्योंकि प्लेन एंगल बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका। तो अब हम पढ़ते हैं डायमेंशंस के बारे में। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है हमारी, उन सभी को हम 7 बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हमारी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सभी को हम कहते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम L लिखेंगे और टाइम के लिए T। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या सा आ गया, LT-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी क्या होगा। अब देखो जो पावर होती है ना, जैसे इसकी L की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, T की पावर है -1। जो ये पावर है 1 -1, आगे जाके आपके पास 2 भी आएगा, 0 3, ये सब होते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन वेलोसिटी में क्या है,
मतलब कि इसकी पावर क्या है 1, ठीक है। लेंथ की यहाँ पर L की पावर 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1। जैसे अब टाइम का देखते हैं, डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी क्या आएगा बताओ, -1 आएगा। और अगर आपसे इसमें पूछ ले कि डायमेंशन ऑफ मास क्या है इन वेलोसिटी, अब बताओ आपको यहाँ पर कहीं मास दिख रहा है, m लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यानी कि मास का जो डायमेंशन है यानी मास का जो पावर है यहाँ पर वो क्या है 0। 0 होगा तो m की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 को यहाँ पर लिखे ना लिखे वो एक ही बात है, तो यहाँ आ जाएगा इसका 0, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जनरल बता देती हूँ। इन जनरल जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन लिखा है MLT और इसकी पावर है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मास इन फिजिकल क्वांटिटी P, ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो इसमें मास का डायमेंशन क्या है, यानी कि मास की पावर क्या है अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा लिख देंगे। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फिजिकल क्वांटिटी P, यानी कि लेंथ की पावर क्या है यहाँ पर बीटा, और डायमेंशन ऑफ टाइम इन फिजिकल क्वांटिटी P, ये क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम की पावर गामा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कि जो डायमेंशन है वो पावर को देखते हैं हम, ठीक है। डायमेंशन पावर को डिनोट करती है, तो ये नोट करो। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके पास, बताइए इसके आंसर क्या होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो आपने कई बार ऐसे देखे होंगे कि जो स्पेस में ऐसे देखते हैं ना डिस्टेंस, कि ये वाला प्लेनेट हमारी अर्थ से इतना लाइट ईयर दूर है, उसको हम क्या देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस बता रहा है, तो ये लाइट ईयर किसकी यूनिट होगी, डिस्टेंस की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। यूनिट इज फॉर लेंथ, अब देखो पार्सेक, लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, ये सब क्या है, यूनिट की लेंथ है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4th, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव द सेम यूनिट एज अदर, यानी कि सिंपली यहाँ पर हमको ऑड वन आउट निकालना है यहाँ पर, ठीक है, कि कौन सा ऑड होगा। तो देखो पहला है वाट सेकंड, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, पावर लिख दो यहाँ पर, और ये सेकंड है यानी कि पावर इनटू टाइम, ठीक है। और आपको पता है पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और यहाँ पर पावर में टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये यूनिट किसकी हुई है, एनर्जी की, पावर इनटू ये टाइम यहाँ जाएगा और ये एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये यूनिट किसकी है, एनर्जी की। नेक्स्ट है आपके पास किलो वाट आवर, अब देखो ये तो छोटी यूनिट है वाट, वाट की बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो वाट, और सेकंड है, सेकंड की जगह यहाँ पर क्या हो गया आर, वैसे है तो पावर इनटू टाइम ही, यानी कि एनर्जी है ये भी, ठीक है। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं यहाँ पर 1 किलो वाट आवर, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होगा, चार्ज इनटू वोल्ट, ये क्या होता है, एनर्जी। जिसे आपने देखा होगा
कई क्वेश्चंस में, जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखे आपको, जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट हुई है? एनर्जी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट हो गई। नेक्स्ट है जूल सेकंड। अब देखो जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और सेकंड क्या हो जाएगा? टाइम। तो एनर्जी में मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, यानी कि एनर्जी और टाइम ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एनर्जी की तो यूनिट होगी नहीं, ठीक है, ये अलग ही होगा। तो ए बी सी यानी कि वाट सेकंड, किलो वाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या होगी? एनर्जी की यूनिट। ये ऑड है, तो करेक्ट आंसर जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।